अपने इसको यूं याद रखना कि मुगल बादशाह के पास गए, मुगल बादशाह कहा कि हम तेरी रक्षा करेंगे। मुगल बादशाह ने कहा किससे? हमसे, हम दोबारा नहीं आएंगे, तू 50 लाख रुपए दे दे, तेरे पे कोई अटैक होगा तो हम देख लेंगे। अरे अटैक करता कौन है? तुम ही तो हो अटैक करने वाले अपने आप में। पर मुगल बादशाह ने इनको 50 लाख रुपए दे दिए। कुल मिला के मुगल बादशाह भी किसके अंडर में है? मराठों के अंडर। तो भारत की शक्ति का मुख्य केंद्र कौन बना हुआ? मराठा बना हुआ है। अब जो भारत की शक्ति का केंद्र है वो दिल्ली नहीं है, शक्ति का केंद्र क्या बना हुआ है? पूना। और पूना के अंदर कौन रहता है? पेशवा। ये दो बातें, एक तो पंजाब और मुल्तान से टैक्स लेना और एक मुगल बादशाह को अपने अंडर में लेना। दो बातों में लफड़ा ये हुआ कि जब आप पंजाब और मुल्तान से टैक्स लेके, पंजाब मुल्तान का मतलब ठेठ पाकिस्तान तक चले गए, मुल्तान पाकिस्तान के अंदर आता है, और पंजाब भी अपने पास तो थोड़ा सा है, पाकिस्तान के पास ज्यादा है, ठेठ वहां तक गए। अब जब आप पाकिस्तान के पास तक चले गए तो आगे क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का राजा हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली। अब अब्दाली के और मराठों की बाउंड्री कहीं ना कहीं आपस में टकरने लगी। अब्दाली चाहता है कि पंजाब के अंदर मेरा वर्चस्व रहे, इधर ये लोग चाहते हैं, मराठे चाहते हैं कि पंजाब तक अपना वर्चस्व रहे, हम तो अटक से कटक तक मराठों का झंडा फहराएंगे। अटक पाकिस्तान में पड़ता है। फिर दूसरा, जब मुगल बादशाह से 50 लाख रुपए लेके गए तो जो मुगल बादशाह के आसपास के मुस्लिम सरदार थे, उनमें भी बेसिकली जो पठान थे, अफगान थे, उनको लगना शुरू हुआ कि ले यार, हमारा तो नियंत्रण ही खत्म होता जा रहा है। इससे पहले अहमद शाह अब्दाली के दबाव में मुगल बादशाह के चारों तरफ सारे अफगान ही अफगान रहते थे, सारी बड़ी बड़ी जागीरें, बड़े बड़े पद उन अफगानों को दिए हुए थे, वरना उधर से अहमद शाह अब्दाली धमकाता था, मैं मारूंगा तुम लोगों को। अब अहमद शाह अब्दाली वाले बंदे अलग, अब मराठों ने अपने बंदे सेट करने शुरू किए। पंजाब मुल्तान में उनके बंदे, मुगल बादशाह के पास में उनके बंदे। तो यहां वाले जो मुस्लिम थे बाकी, जिनको पदों से हटाया गया था, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को कहा कि भाई, मजहब नाम की भी कोई चीज होती, ये हिंदू मार रहे हैं बैठे बैठे। मुगल बादशाह तो बेलखना हो गया, मुगल बादशाह तो खुद इनके अंडर के अंदर आ गया, और ये चारों तरफ एकदम हिंदुओं का राज स्थापित कर देंगे, और तू कैसे न कैसे कर। तो अहमद शाह अब्दाली अपने भाइयों की सहायता भी करना चाहता था। तो मराठों के अब्दाली के बीच में अब कहीं ना कहीं टसल होनी शुरू हो गई थी। अभी पढ़ेंगे। एक मैं बात और बताऊं थोड़ी सी इससे पहले, जब ये पंजाब और मुल्तान तक जाएंगे तो बीच में मध्य प्रदेश, राजस्थान भी आएंगे। तो पंजाब और मुल्तान से चौथ लेके आए तो बीच वालों को भी इन्होंने बख्शा नहीं। अपने राजस्थान में धाड़े मारने शुरू किए इन लोगों ने। हालांकि राजस्थान में आने तो ये 1711 के आसपास से शुरू हो गए थे कि मालवा के टच करता हुआ अपने जो मेवाड़ का इलाका था वहां से इन्होंने चौथ लेनी शुरू कर दी थी। पर अब तो बहुत ढंग से। पर बाजीराव का फिर भी था कि भाई हिंदू पद पादशाही की स्थापना करनी है, तो हिंदुओं को कम डिस्टर्ब किया उसने। बालाजी बाजीराव के टाइम में अब साउथ वाले मुसलमानों से सबसे टैक्स लेके आगे, अलीवर्दी खान को हरा चुके हैं, उधर हैदराबाद वाले निजाम को ये सब हरा चुके हैं। अब किसके पास जाए? तो अब हिंदू बचे, तो अब हिंदुओं वाले क्षेत्रों में अटैक करने शुरू किए। तो जिस हिंदू पद पादशाही को बाजीराव स्थापित करना चाहता है, उसका नुकसान किसी ने पहुंचाया, उसका किसी ने पतन किया, तो बालाजी बाजीराव था। और मराठों ने 1740 से 1760 वाला जो था, इसमें अपने राजस्थान में खूब सारे अटैक वगैरह इधर उधर किए। सब लोगों से कहीं ना कहीं ये कभी किसी किले को घेर लेते, कभी किसी किले को घेर लेते, पैसे लेकिन जाया करते थे। और थोड़ा बहुत याद आए तो अपने तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह वाली जो लड़ाइयां हैं, वो इसी दौरान की जो लड़ाइयां, 47-48 के आसपास की लड़ाइयां, सिंधिया, होलकर, पेशवा, सब उनके अंदर कहीं ना कहीं भाग ले रहे हैं, सब कुछ ना कुछ पंगे कर रहे हैं यहां पर। तो इधर मराठों की अपने यहां पर किसी से नहीं बन रही, सब लोगों से वो चौथ ले रहे हैं। मुगल बादशाह तक से ललित, बाकियों को तो बख्शी क्या रहे थे। तो अब अहमद शाह अब्दाली के साथ में उनका लड़ाई होती है, जिसे हम पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जानते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। 1761 14 जनवरी संक्रांत, मकर संक्रांति वाले दिन आपके पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत में 2 युद्ध पहले हो चुके, ये पानीपत का तीसरा युद्ध था। आप मिडिवल के अंदर पढ़ते हो कि पहले तो आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हो जाता है, बाद में अकबर के और हेमू के बीच में युद्ध हो जाता है। तीसरा युद्ध हो रहा है अहमद शाह अब्दाली के और मराठों के बीच में। मराठे एक तरीके से मुगल बादशाह की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि मुगल बादशाह से उन्होंने 50 लाख रुपए ले रखे, इसलिए मुगल बादशाह वो जो टेरिटरी है, अहमद शाह अब्दाली भले मुगल बादशाह की टेरिटरी पर आक्रमण कर रहा है, पानीपत एकदम दिल्ली के पास आ जाता है, पर जब आपने 50 लाख रुपए लिए हैं तो आप मुगल बादशाह की तरफ से लड़ो। तो मराठों का कोई चिंता नहीं।
अब्दाली से इनकी बन नहीं रही थी। पंजाब में ये अपने अधिकारी बनाना चाहते थे, अब्दाली अपना अधिकारी बनाना चाहता। अब्दाली का हर साल भारत पर आक्रमण करना ही था। 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में उसने पहला अटैक कर दिया था, ये उसका 5वां अटैक था। तो अब्दाली हर साल आता ही था, इस बार अपने भाइयों की सहायता करने के लिए आ गया। बाकी वालों ने बुलाया इसलिए आ गया वो अपने आप में। तो देखना आप, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का राजा। इट वॉज 5th अटैक ऑफ अब्दाली इन इंडिया। ये भारत में अब्दाली का 5वां आक्रमण था। ये याद रखना कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली का भारत पर कौन सा आक्रमण था, तो कौन सा आक्रमण था, ये उसका 5वां आक्रमण था। मराठे मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। मराठों की तरफ से जो कमांडर गया था वो जो पेशवा था, उस पेशवा का बेटा था, बहुत छोटा सा यंग एज का बेटा था उसका, विश्वासराव। औपचारिक सेनापति बना के, फॉर्मल कमांडर तो इसको बना के भेजा गया, पर वास्तव में जो शक्ति थी वो सदाशिवराव भाऊ के हाथ में सारी शक्तियां दी गई। ये एक बड़ा अच्छा कमांडर था और भाऊ को कहा गया कि भाऊ, नाम का तो कमांडर वैसे विश्वास राव है, लेकिन युद्ध का संचालन तुम्हें ही करना है। तो दोनों याद रखना, औपचारिक सेनापति विश्वास राव है और रियल कमांडर वास्तविक सेनापति कौन था, सदाशिवराव भाऊ, अर्जुन कपूर। आर्टिलरी का कमांडर, तोपखाने का जो प्रमुख था उसका नाम याद रखना, इब्राहिम खान गार्दी। तोपखाना किसको दे दिया गया, इब्राहिम खान गार्दी को दे दिया गया। कई लफड़े हुए। ये तो भाऊ के लिए कहा जाता है कि भाऊ थोड़ा घमंडी टाइप का आदमी था। वहां पानीपत के मैदान में जब जाकर बैठे थे तो सर्दी का टाइम, अब्दाली पहले आके बैठ गया था। तो अब्दाली जिस जगह पर कैंप लगा रखे थे वो जगह थोड़ी ऊंची थी, मराठे जिस जगह पर जाके बैठे वो जगह थोड़ी नीची थी। फिर ज्यादातर जो भारत के मुस्लिम थे अब्दाली के पक्ष में, उन लोगों ने बुलाया था। तो ये जहां मराठे बैठे थे इंडिया वाली साइड में बैठे, ये वो उधर वाली साइड में बैठा था। तो इनके पीछे बाकी जितने मुस्लिम राज्य थे उन्होंने घेरा बनाया और मराठों की रसद रोक दी। मराठों की सप्लाई हथियारों की, खाने पीने की, जो भी पीछे से आती थी, वो बाकी राज्यों ने रोक दी। तो हिसाब तो ये कहता है कि जब सारे मुसलमान अहमद शाह अब्दाली के पक्ष में हो गए तो सारे हिंदुओं को किसके पक्ष में होना चाहिए था, मराठों के। पर हिंदू मराठों द्वारा ही तंग थे उन दिनों में। तो राजस्थान वाले सारे तंग थे, इन्होंने कोई सहायता नहीं की। पंजाब वाले भी सहायता नहीं कर रहे, सिखों ने भी सहायता नहीं की, इसलिए मराठे उसमें अकेले और पड़ गए। उल्टा ही अपने वाले, बाकी वाले तो वेट एंड वॉच में थे, यार देखो क्या होता है। तो ये कोई मराठों की सहायता करने के लिए गए नहीं, और जाते भी क्यों, वो इनके द्वारा ही तंग थे। महाराज सूरजमल ने इनको कहा मराठों को कि यार मराठों की क्या था कि जब इतने साल तक ये अटैक कर रहे थे तो इतनी विशाल सेना होती थी कि किसी में, भारत में तो दम ही नहीं बचा था कि इनका मुकाबला करते। इसलिए ज्यादातर बार तो यह होता था कि मराठे कहीं आक्रमण करते, अगले से रुपए मांगते और अगला रुपए दे दिया करता था। इसलिए मराठों को इतना घमंड था कि यार हमारे से तो लड़ने की औकात ही किसकी है। इसलिए मराठों की सेना में सैनिक तो जाने लग गए कम, और बाकी नॉन मिलिट्री एलिमेंट ज्यादा होते, महिलाएं, नाचने वाली, संगीतकार, खाना बनाने वाले। भरतपुर महाराज सूरजमल जब मिले भाऊ से तो उन्होंने भाऊ को कहा कि भाऊ यार ये लुगाई टाबरों को लेके युद्ध करने कहां जा रहे हो, अब्दाली दुर्दांत योद्धा है, केवल आर्मी लिए हुए पड़ा है, आप यार वहां जाके कोई घर थोड़ी बसाना है अपने को। एक काम करो, लुगाई टाबरों को इधर छोड़ जाओ, अकेले चले जाओ। भाऊ को बड़ा घमंड था इस बात का। भाऊ ने कहा अच्छा अब तुम लोग बताओगे लड़ाई कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। और भाऊ उनकी सलाह नहीं मानता। अब को सलाह नहीं मानते तो फिर साथ दे ही क्यों। सूरजमल जी खुद वापस भरतपुर आ गए, भाई ठीक है तुम्हारे जैसे करना हो वैसे कर लेना। हालांकि पानीपत मूवी वालों ने तो बड़ा फर्जी सा दिखाया, ये मांग लिया था वो मांग लिया था, कुछ नहीं मांगा, उल्टी सहायता करने के लिए गए थे। मराठों के दिमाग में आई नहीं थी ये बात। मराठों के खुद के सेनापति, अच्छे सेनापति होलकर और सिंधिया, होलकर और सिंधिया का भी कहीं ना कहीं बने नहीं सदाशिवराव भाऊ के साथ में। तो भाऊ के मराठा की जो सेना है उसमें भी पूरा समन्वय नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। फिर कैंप मराठों का नीचे की तरफ लगा हुआ, पीछे से रसद सामग्री रोकी हुई। बरसात और हो गई, बरसात हुई तो जिधर मराठों का कैंप था उधर कीचड़ कीचड़ और हो गया। फाइनली हालात ये हुए
अनाज चारों तरफ से आना हो गया बंद, घोड़े मरने लग गए, सैनिक मरने लग गए बिना युद्ध के। भाऊ युद्ध करने की अनुमति नहीं दे रहा। भाऊ देखे कि थोड़ा वेट एंड वॉच देखते हैं। तो सैनिकों ने आके भाऊ को कहा कि भाऊ अब लड़ लेने दे, भूख से मरेंगे इससे अच्छा लड़के मरेंगे। भूख से मर रहे हैं, कीचड़ की वजह से मलेरिया फैल गई है, इसकी वजह से मर रहे हैं, ये घोड़ों के मरने से दुर्गंध हो गई है, इसकी वजह से मर रहे हैं, अब लड़ने दे। 14 जनवरी कहा गया कि लड़िए। मराठों का तोप खाना और इस कीचड़ के अंदर फंस गया। इब्राहिम खान गार्दी अपने उन भारी तोपों को निकाल ही नहीं पाया था। निर्णायक रूप से मराठों को हरा दिया गया था। शायद ही महाराष्ट्र का कोई परिवार बचा होगा जिसका कोई व्यक्ति इस युद्ध के अंदर शहीद नहीं हुआ होगा। हालांकि अहमद शाह अब्दाली को भी खूब ही नुकसान हुआ, वो युद्ध तो जीत लेता है लेकिन वह भी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर युद्ध जीत के बेचारा चुपचाप उधर पंजाब में अपनी लूट मार कर कुरा के उधर चला गया था। हालांकि एक बहुत बुरा हुआ कि मराठों के जो महिलाएं और बच्चे थे वो घेरे के अंदर फंस गए और कहते हैं अहमद शाह अब्दाली उनको ले गया था। ये बाहर वाले आक्रांता जितने आते थे इनका टारगेट ही महिला और बच्चे हुआ ही करते थे। हमेशा महिलाओं बच्चों को उठा के लेके जाना वो होता ही था। वो भारतीय संस्कृति को समझते ही नहीं थे, भाई यहां महिलाओं बच्चों का भी सम्मान होता है कि युद्ध में इन्हें नहीं मारते, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अभी जो थोड़े दिन पहले युवराज सिंह वाले पापा योगराज सिंह विश्व वमन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि हिंदुओं दी कुड़ियां नु अब्दाली टक्के टक्के च लेके गया सी, इसी की बात कर रहे थे। मुझे लगा कम से कम इन्होंने एक सच्चाई की तरफ इशारा तो किया। खूब गलत बात थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर आपने बताया तो सही कि अब्दाली कितना बुरा था, उसने क्या कांड किया, उसकी तरफ तो इशारा हुआ कम से कम। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को भयंकर तरीके से हरा दिया गया था। विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ सब मर गए थे। वो मस्तानी का बेटा शमशेर बहादुर इस युद्ध में बहादुरी के साथ ही लड़ता हुआ मारा गया था। बहुत शानदार तरीके से लड़ा था वो भी इस युद्ध में। कहते हैं पेशवा के पास तो समाचार तक नहीं पहुंच रहे थे, इतना पीछे जो बाकी अफगान थे उन लोगों ने घेरा बना दिया था। कोई एक बंजारा समझते हो आप, सामान बेचने वाला, कोई बंजारा उधर पूना की तरफ गया तो पेशवा ने पूछा उससे कि यार हमारे वाले युद्ध करने के लिए गए थे, क्या समाचार है। बंजारे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पेशवा को अभी तक पता भी नहीं है कि हम भयंकर तरीके से हार गए हैं। पर बंजारे को लगा यदि मैंने अब बता दिया तो पता नहीं क्या रिएक्शन हो बंदे पे अचानक ये सुन के सब। तो कोड वर्ड के अंदर बोलता है कि 2 मोती विलीन हो गए, 2 पर्ल डायमंड आपके विलीन हो गए, समुद्र में मिल गए वापस। कहने का मतलब था तुम्हारे दोनों कमांडर विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ मारे गए। 22 सोने की मुहरें गायब हो गई है, मतलब 22 और अच्छे अच्छे कमांडर तुम्हारे मरे हैं। चांदी और तांबे की तो गिनती भी नहीं की जा सकती। सैनिक तो कितने मरे हैं गिनना संभव नहीं है। पेशवा को इस समाचार को सुनकर हार्ट अटैक आ जाता है। पेशवा इस समाचार को सुनकर ही मर जाता है। कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह फैसला कर दिया था कि भारत पर राज कौन नहीं करेगा। जो मुगलों के पॉलिटिकल वैक्यूम को लेने के लिए तैयार हो रहे थे, इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि मराठे भारत पर राज नहीं कर पाए। एक और अच्छा स्टेटमेंट है
कि इस युद्ध से मराठे पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं हुए, पर भली भांति कुचल जरूर दिए गए थे। हालांकि थोड़े दिनों बाद एक बार फिर वो तैयार हो रहे थे, पर इस बार उनको कुचलने के लिए अंग्रेज तैयार थे। यदि मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध में नहीं हारे तो शायद वो अंग्रेजों की जड़ें भारत के अंदर नहीं जमने देते। वो अटक से कटक वाला अपना पूरा राज्य तो स्थापित कर जाते, पर वो इस युद्ध से इतने कमजोर हुए कि जब तक वापस रीऑर्गेनाइज हुए, अंग्रेजों को संभलने का पूरा मौका मिल गया था। एक और अच्छा स्टेटमेंट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में उस पक्ष को सबसे अधिक फायदा हुआ था जो युद्ध के मैदान में नहीं था, अंग्रेज। कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंटल की दो महत्वपूर्ण शक्तियां आपस में लड़ भिड़ कर एक दूसरे को कमजोर कर रही थी, अफगान और मराठे, तब अंग्रेजों का गवर्नर क्लाइव वापस लंदन जा रहा था इस बात पर चर्चा करने के लिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो मराठा शक्ति को कमजोर करने वाला युद्ध कोई साबित हुआ, या भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ कोई युद्ध साबित होता है, तो वह युद्ध कौन सा है? पानीपत का तीसरा युद्ध है। हार के समाचार सुनकर ही पेशवा की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में मराठों की निर्णायक हार हुई थी।